किशोर ने माता पिता के दबाव में आकर विशाखा से शादी तो कर ली, पर शादी के बाद वह उससे हमेशा दूर दूर रहने का प्रयास करता। लेकिन विशाखा के संयम, त्याग और मुक्त तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय किशोर खुद ब खुद मोम की तरह पिघल गया। विशाखा उस दिन बाजार से लौट रही थी कि संध्या उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है विशाखा? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ चल, सामने रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। विशाखा के मना करने पर भी संध्या उसे कॉफ़ी शॉप पर ले ही आई। जाते ही उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हाल चाल है? कोई पत्र आया कि नहीं किशोर का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर विशाखा का मन उदास हो गया था। सच विशाखा, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी इतनी जल्दी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। इस बीच वेटर मेज पर कॉफ़ी रख गया और संध्या ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, ये सब बोलकर मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफ़ी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली? विशाखा कोई जवाब नहीं दी और वहाँ से चल पड़ी। विशाखा की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक किशोर के बारे में ही सोचती रही थी। सच ही कह रही थी संध्या, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ही होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? वह घर पर लौटी तो माँ जी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। संध्या उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। इतना सोचकर विशाखा रुक गई। सहसा विशाखा का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था संध्या की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। संध्या हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और फिर वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने विशाखा के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र शिव नारायण का बेटा था किशोर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। शिव नारायण ने खुद ही तो हाथ मांगकर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ ना कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते थे। फिर जब किशोर इंजीनियर बन गया तो विशाखा के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे, क्योंकि वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब शिव नारायण का जवाब आया कि किशोर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया गया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो किशोर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? विशाखा के पिता ने खुद भी 1-2 पत्र लिखे थे किशोर को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर किशोर के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर किशोर का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं पिताजी? जब वे लोग अभी शादी नहीं चाहते हैं तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर शिव नारायण भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा।
पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक किशोर के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह किशोर को विदेश जाने की इजाज़त देंगे। इसी दबाव में आकर किशोर शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था, आखिर शिव नारायण मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी विशाखा का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप गुण समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी किशोर का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर शादी में आए सखी सहेलियों की चहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर किशोर आते ही एक कोने में पड़ गया था। उसने ना कोई बातचीत की थी, ना उसकी ओर निहार कर देखा था। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या, हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। इतना बोलकर किशोर तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था। दूसरे कमरे में बैठी विशाखा ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसुर फुसुर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था विशाखा ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते, फिल्म देखाओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती। वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर किशोर भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वह लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की ज़रूरत है, यह जरूर कहा था उसने। विशाखा जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है, उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी।
गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार विशाखा की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह। पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली? बेटी, जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा टूटी विशाखा की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज़ दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी विशाखा। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए, सब खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधी आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 40,000 रुपये लगेंगे। और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आँख की रोशनी को बचाया ना जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही किशोर को खबर कर दे विशाखा। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही विशाखा के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर है, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूँगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाएंगे रुपये। और विशाखा ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियाँ और चैन आगे रख दी थी। नहीं विशाखा, नहीं। सुबह स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है। पता नहीं किशोर कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। पर विशाखा को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे ही नहीं था। और अब जेवर पहनने भी तो किसकी खातिर? मन की उस सांस को उसने दबा दिया था। फिर 8 दिन के बाद खबर मिली, ऑपरेशन सफल रहा। किशोर को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था। पर इस बार विशाखा ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ, कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। यह क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था? अचानक किशोर ने पहुँचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था। लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? किशोर हतप्रभ था। हाँ, क्या करती शोभा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपये मंगवाए तो आते आते भी तो समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर किशोर के सामने सब कुछ गडमड्डू हो गया था। विशाखा चुपचाप आकर नाश्ता रह गई थी। वह नज़र उठाकर सिर ढके विशाखा को देखता रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? विशाखा ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं अभी भी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और विशाखा ने भी खाना खा लिया था।
फिर माँ को दवाई देकर विशाखा माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी और बोली, अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा किशोर के मन में। इतने रुपये हर महीने भेजता हूँ, क्या काफ़ी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया। इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई है या जान गई है कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। विशाखा ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो विशाखा और उसके पिता दोनों के ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हो। जब से विशाखा के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांसा लिया। यही सोचता था वह अब तक। फिर विशाखा का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। विशाखा रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि विशाखा जानबूझकर ही उसके पास सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और विशाखा ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर विशाखा माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी किशोर को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था पानी का जग तो विशाखा कमरे में ही रह गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर विशाखा को आवाज़ देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर विशाखा तो दूसरे घर की है, इसे क्या ज़रूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा है। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरा दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफ़ी थक चुका था वह। विशाखा अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, विशाखा की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए किशोर का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उनकी आवाज़ आ रही थी। उधर विशाखा रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफ़ी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। विशाखा ने नज़र उठाकर देखा भर था। क्या था उन नज़रों में? किशोर जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। विशाखा कॉफ़ी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किशोर की आवाज़ सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि किशोर ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत
अब तो काफ़ी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर किशोर ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही है, विशाखा ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद हो आया था और बोली, आप शोभा जीजी से मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती है। किशोर चुपचाप विशाखा की तरफ देख रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से विशाखा को उसने अपने पास खींच लिया था तो उसके कंधों से लगी विशाखा का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।